हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आयुषी गुप्ता। गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनटीए नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि आप एक एनटीए नेट एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। गाइज, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन हम देखेंगे इसके अंदर हम साथ में एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे, तो जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। जैसे कि हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम चारों ऑप्शंस का क्या मीनिंग है वो समझ पाए साथ में आंसर के। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए स्टडी ऑल ग्रेड 8 स्टूडेंट्स ऑफ local school from the northeastern part of India were included. A questionnaire was administered to all 8 graders who were present on Wednesday. The sample drawn is, क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टडी करी गई है 8th क्लास के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके ऊपर, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से बिलोंग करते हैं इंडिया के, उनके ऊपर एक स्टडी करी गई है जिसके अंदर एक क्वेश्चनियर पूछा जाएगा बच्चों से, सेट ऑफ क्वेश्चंस को जैसे कि हम क्वेश्चनियर बोलते हैं, जिसके अंदर जिस दिन वेडनेसडे को जो भी स्टूडेंट्स आए क्लास 8th के, तो हमने उन्हीं से क्या ले लिया, सैंपल ले लिया। या ठीक है, तो ये बोल रहे हैं हमारी कौन सी सैम्पलिंग है। फर्स्ट है ऑप्शन कन्वीनियंट सैम्पलिंग, देन है रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग, देन है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड देन है रैंडम सैम्पलिंग। तो गाइस, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कि व्हाट इज कन्वीनियंट सैम्पलिंग, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग, व्हाट इज स्ट्रैटिफाइड एंड व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग। तो देखिए, कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होती है, जब हम सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पे, जैसे कि जब भी हमें इजी अवेलेबिलिटी हो गई या कुछ भी हमें सिलेक्शन इजीली मिल गया, या फिर हमें कोई एग्जांपल ले सकते हैं, हमें कुछ रिसर्च के लिए डाटा चाहिए था, तो हमने हमारा जो भी फ्रेंड सर्किल था, हमारी फैमिली थी, वहीं से डाटा ले लिया, हमने कहीं और जाने की ट्राई नहीं की। तो क्या हमने हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी सैंपल लिया है उसे क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। देन है रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग इज ए टाइप of statistical sampling that allows us to use data from a sample to make conclusions that are representative for the population from which the sample is taken। देखिए इसमें के अंदर क्या बोल रहा है, ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। दैट मीन्स जो भी हमने हमारी जो पॉपुलेशन है या होल सेंसस या पॉपुलेशन के अंदर से हमने जो भी सैंपल ड्रॉन आउट किए हैं वो कैसे हो, रिप्रेजेंट करें हमारी टोटल पॉपुलेशन को। जैसे कि हमने क्लास 8th का एग्जाम्पल लेते हैं, हमने क्लास 8th में से कुछ 60 स्टूडेंट है, हमें उनका कुछ सैंपल ड्रॉ करना था कि उनकी इंटेलिजेंसी के बेसिस पे, उनकी वीकनेस के बेसिस पे। तो हमने क्या किया, 5 स्टूडेंट ऐसे ले लिए, ए बी सी डी, कोई एवरेज है, कोई मीडियम है, मतलब पढ़ने के अंदर कोई इंटेलिजेंट है, जिससे कि क्या हो सके, कि रिप्रेजेंट आ सके होल सेंसस या होल पैरामीटर का। तो जो भी रिप्रेजेंटेटिवनेस को शो करता है उसे क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। देन देखते हैं गाइस स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, जब भी हम किसी ग्रुप को होमोजीनियस ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटा। ठीक है, और उसके अंदर से हम कुछ सैंपल ड्रॉन आउट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमें पॉपुलेशन डिवाइड करनी है इंडिया की, तो हम क्या करेंगे, कुछ उनके जो कुछ होमोजीनियस जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम कुछ ग्रुप बना देंगे और उसके अंदर से कुछ सैंपल ड्रॉन आउट करेंगे, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। या फिर जैसे किसी क्लास के बच्चों के अंदर से हमें सैंपल लेने, तो हमने उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंटेलिजेंसी, एवरेज, या फिर तो हमने क्या किया, उनके बेसिस पे उनके ग्रुप बना दिए और उसके अंदर से हमने क्या किया, एक सैंपल ड्रॉन आउट कर लिए। तो जो भी ग्रुप है उनके अंदर जैसे सारे इंटेलिजेंट लोग एक साथ, या सारे मेल एक साथ, सारे फीमेल एक साथ, तो क्या है, ग्रुप के अंदर क्या है, होमोजीनियस है, मतलब समानता है ग्रुप के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। और उन समानता वाले ग्रुप में से हमने कुछ जो सैंपल लिए हैं उन्हें क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। देन देखते हैं व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग। कल भी हमने डिस्कस किया था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है गाइज, जब भी किसी भी एवरी आइटम, एवरी पर्सन और एवरीथिंग, जिसकी भी हम सेंसस हमने लिया या पॉपुलेशन है हमारी, उनको इक्वल चांस मिले या इक्वल प्रोबेबिलिटी हो, सेम प्रोबेबिलिटी हो सेलेक्ट होने की सैंपल के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग। एग्जांपल ले सकते हैं, इसके अंदर बेसिक एग्जांपल है कि लॉटरी मेथड, वहाँ पे सारे जो भी आइटम है उनकी सेम प्रोबेबिलिटी होती है सेलेक्ट होने की। तो एक बार वापस हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, द for a study all 8 grade students of local school from the northeastern part of India were included.
ठीक है। देन एक क्वेश्चनियर वाज एडमिनिस्ट्रेटेड टू ऑल 8 ग्रेडर्स हु वर प्रेजेंट ऑन वेडनेसडे। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या है कि उनको सैंपल लेना था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से इंडिया के, और उन्होंने जिस दिन जो भी वेडनेसडे के दिन प्रेजेंट हुआ, जो भी बुधवार के दिन स्कूल आया, उन्होंने उससे सैंपल ले लिया, बाकी से सैंपल नहीं लिया। दैट मीन्स स्कूल वालों ने किसके अकॉर्डिंग सैंपल ले लिया, या फिर जिन्होंने सैंपल लेना था रिसर्चर्स ने किसके अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पे सैंपल ले लिया। वो वेडनेसडे को गए, चाहे वेडनेसडे को 10 ही स्टूडेंट क्लास के अंदर आए हो, बाकी एब्सेंट हो, तो उन्होंने उसी के बेसिस पे क्या कर लिया, सैंपल ले लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, कन्वीनियंस सैंपल। देन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब the act of researchers suspension of preconceptions and learned feeling about the phenomena is called। देखिएगा ये जो कुछ टर्म्स है रिसर्च के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने वैलिडिटी पढ़ी थी, रिलायबिलिटी पढ़ी थी। हालांकि ये टर्म्स हो सकता है आपके लिए कुछ न्यू हो, बट यूजीसी कई बार स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लेती है, तो आपको पता होना चाहिए रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं। और गाइज यदि आपको पीडीएफ चाहिए इनकी, तो प्लीज़ गाइज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, बिकॉज जब तक आप शेयर नहीं करेंगे गाइज वीडियोस को, तो हमारा मोटिवेशन डाउन रहता है, हम इतने एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपको डेली वीडियो चाहिए तो प्लीज़ गाइज शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, हम और भी कुछ आपके लिए अच्छा लेके आने की सोच सकें। तो प्लीज़ गाइज डू लाइक एंड डू शेयर। आप वीडियो देख लेते हैं बट लाइक का बटन प्रेस नहीं करते, तो यदि आपको कुछ कमी लगती है तो गाइज प्लीज़ वो भी बताइए, इससे हम कमी दूर करने की कोशिश करें। और यदि आपको लेकिन वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। वापस हम एक बार क्वेश्चन के ऊपर ही आते हैं। द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ रिसर्चर्स सस्पेंशन ऑफ प्री कंसेप्शंस एंड लर्न फीलिंग अबाउट द फिनोमिना इज कॉल्ड। इनमें से हमें एक टर्म्स का जब तक, लेकिन इसके अंदर क्या है, आपको चारों टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले हम मीनिंग पे जाते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, तो देखते हैं, एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। व्हाट इज फ्लेक्सिबल डिजाइनिंग। फ्लेक्सिबल डिजाइनिंग क्या होती है गाइज, जिसके अंदर क्या है, हमने जो भी हमारी रिसर्च डिजाइन तैयार करा है कि क्या क्या हमारे रिसर्च के अंदर मेथड्स होंगे, या जो भी हमारी रिसर्च डिजाइन है, कौन सी स्टडी होगी, हाइपोथेसिस, हमारा जो भी हमारी रिसर्च डिजाइन है, उसके अंदर हमारे पास क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो। दैट मीन्स हमारे जो भी सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी है, हम जो सैंपल्स लेने वाले हैं, हम उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हो, वो रिजिड ना हो। देखते हैं, एक बार एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। इन फ्लेक्सिबल डिजाइन आइदर द सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी और द statistical methods used for analysis may be subject to change। क्या बोल रहा है कि आप चेंज कर सकते हैं, वो रिजिड नेचर के नहीं है। आपको जब भी कन्वीनियंस लगे आपको, या फिर कुछ मतलब वो जो सैंपल आपने लिए हैं वो आपको लगे गलत हो, तो आप उन्हें क्या कर ले, चेंज कर दे। दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। एग्जाम्पल ऑफ ए फ्लेक्सिबल डिजाइन वुड बी a drug trial in which sample size is reassessed after the initial data comes in। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं ड्रग ट्रायल, जैसे कि अभी कोरोना की दवाई हम बहुत सारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, बहुत सारी दवाई खोज रही है कोरोना को लेके। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि जैसे कोई ड्रग ट्रायल करना है, तो वो क्या करते हैं, यदि उनके ऊपर एक सैंपल उनका फेल हो गया तो वो दूसरे सैंपल पे ट्राई करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो फ्लेक्सिबल डिजाइनिंग है उनकी, वो चेंज कर सकते हैं अपने सैंपल को। एक पर्सन पे वो फेल हो गया तो वो और एक बार ट्राई करेंगे, या फिर वो एनिमल्स पे ट्राई करते हैं। जो भी उनके जो प्रोसीजर होते हैं वो उसके ऊपर ट्राई करते हैं। जो भी उनका, जैसे मान लीजिए उन्होंने सब 1 पर्सन एक के ऊपर ट्राई किया, उसके जो इनिशियल रिजल्ट है, उसके बाद वो दूसरे के ऊपर ट्राई करेंगे, उसके बाद वो दूसरे के ऊपर ट्राई करेंगे। तो ये सब किसके अंदर चलता है, फ्लेक्सिबल डिजाइनिंग के अंदर, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो चेंज कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। देन देखते हैं हम ब्रैकेटिंग। तो ब्रैकेटिंग क्या है, एक टर्म है, philosophical movement है, phenomenology describing an act of suspending judgment about the natural world to instead focus on analysis of experience। ये क्या है, हमारे कोई जजमेंट है नेचुरल वर्ल्ड के, हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते, जबकि हम किस पे उसके ऊपर फोकस करते हैं, ना कि हमने जो एक्सपीरियंस किया है उसके ऊपर हम फोकस नहीं करते। ये क्या है, टर्म क्या डिस्क्राइब करती है, जनरली एक क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज की जाती है। उसके अंदर हम क्या देखते हैं, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब सस्पेंडिंग प्री कंसेप्शन एंड लर्नड फीलिंग्स अबाउट ए फिनोमिना इज कॉल्ड ब्रैकेटिंग। जब भी हम जो रिसर्चर है वो सस्पेंड, मतलब उसके अंदर वो सस्पेंस के अंदर होता है कि उसके जो प्री कंसेप्शन है, उसकी जो पहले की जो फीलिंग है किसी भी फिनोमिना या किसी भी टॉपिक को लेके, तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रैकेटिंग। देन देखते हैं गाइज एक्सियल कॉर्डिंग। तो एक्सियल कॉर्डिंग के अंदर क्या होता है, एक्सप्लोर करेंगे हम कुछ रिलेशनशिप, कैटेगरीज के अंदर और कनेक्शन बिठाएंगे उनके बीच, कुछ भी कोड निकाल के हम उसके अंदर कोरिलेशन करके उनके अंदर क्या करेंगे, कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। देखते हैं एक्सियल कॉर्डिंग इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ कोर थीम्स ड्यूरिंग
Qualitative data analysis, Excel coding in grounded theory is the process of relating codes. हम कुछ कोड स्टैब्लिश करके पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर, चाहे हम इंडक्टिव मेथड के थ्रू करें, डिडक्टिव के थ्रू करें, डिडक्टिव थिंकिंग, इंडक्टिव थिंकिंग के थ्रू क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं जिससे उनके बीच क्या हो सके, कनेक्शन हो सके। देन है डीब्रीफिंग। तो डीब्रीफिंग क्या होता है गाइस, जनरली मिलिट्री वगैरह में बहुत यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में देना चाहती हूँ। जैसे अभी हमने देखा था कि अभिमन्यु सर का केस हुआ था जब वो पाकिस्तान के अंदर चले गए, तो उनका क्या हुआ था, डीब्रीफिंग हुई। तो डीब्रीफिंग किसके अंदर यूज की जाती है गाइस, जहाँ पे फिजियोलॉजिकल रिसर्च होती है विद ह्यूमन सब्जेक्ट। जैसे जब वो इंडिया आए थे तो क्या हुई थी, डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग का मीन यहाँ पे क्या है गाइस, जब भी वो इंडिया आए तो इंडिया मिलिट्री ने क्या किया, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए, उनका पूरा टेस्ट हुआ, उनका फिजिकल, मेंटल, उनकी साइकोलॉजिकल, उनके जो भी सारे टेस्ट हुए, दैट मीन्स उनके ऊपर कुछ रिसर्चेज हुई कि उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, और जो भी उनका क्या बोलते हैं, उनसे जो भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए कि आपके साथ कैसा बिहेवियर किया गया, तो वो सब क्या है, उनकी डीब्रीफिंग है। तो डीब्रीफिंग इज अ प्रोसीजर दैट इज कंडक्टेड इन द फिजियोलॉजिकल रिसर्च विद ह्यूमन सब्जेक्ट आफ्टर एन एक्सपेरिमेंट और स्टडी हैज बीन कंक्लूडेड। इट इन्वॉल्व्स ए स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। दैट मीन्स उनका इंटरव्यू लिया गया, क्वेश्चन आस्क किए गए उनसे बहुत सारे, बिटवीन द रिसर्चर एंड द सब्जेक्ट्स वेयर बाय ऑल एलिमेंट्स ऑफ द स्टडी आर डिस्कस्ड इन डिटेल। तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चन डिटेल में पूछे गए कि आपके साथ कैसा बिहेवियर हुआ, आपको कैसा फील हुआ। तो ये सब क्या है, एक डीब्रीफिंग है। देन एक बार वापस हम क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं गाइस कि हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ रिसर्चर्स। ऐसी कौन सी टर्म है जो सस्पेंशन क्रिएट कर, सस्पेंशन और प्री कंसेप्शन अबाउट द लर्न्ड फीलिंग इन अ फिनोमिना। तो हमने देखा था क्या है, ब्रैकेटिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ब्रैकेटिंग। ब्रैकेटिंग क्या है, जब भी रिसर्चर कंफ्यूज, सस्पेंस है किसी भी प्री कंसेप्शन और अपनी लर्न फीलिंग को लेके, तो वो क्या है, ब्रैकेटिंग है। देन देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। Results related to pre-testing should be discussed in which one of the following sections of research report। रिजल्ट जिसके अंदर प्री टेस्टिंग हम डिस्कस करें वो कौन से रिसर्च रिपोर्ट के अंदर होता है, कौन से मेथड के अंदर होता है। फर्स्ट है हमारा रिसर्च मेथडोलॉजी, देन है इंट्रोडक्शन, देन रिजल्ट्स, और देन है कंक्लूजन्स एंड मैनेजरियल इम्प्लीकेशन। तो देखिएगा, जब मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे कि रिसर्च मेथडोलॉजी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होती है, बेसिकली गाइस, जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि मैगी में लेड की मात्रा पाई जाती है कुछ, तो हम क्या करेंगे, हमें रिसर्च करने की मैगी, जब बच्चा मैगी खाता है या कोई इंडिविजुअल ए और बी मैगी खा रहे तो उनके अंदर लेड की मात्रा पहले कितनी थी और अब कितनी हुई। तो हम क्या करेंगे, पहले उसका टेस्ट करके देखेंगे कि उसकी बॉडी के अंदर पहले कितनी लेड की मात्रा है। देन उसको मैगी खाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद टेस्ट करके देखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, प्री टेस्ट कर रहे हैं और एक पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं, ये सब और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कौन से मेथड यूज करने हैं हमारे रिसर्च के अंदर। तो एक इसका पार्ट है रिसर्च मेथडोलॉजी का। हमने क्या किया, रिजल्ट्स रिलेटेड टू प्री टेस्टिंग, हमने क्या किए, जो भी प्री टेस्टिंग का रिजल्ट आए वो डिस्कस किए, पहले हमने वो देखी, उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारे जो रिसर्च मेथड है हमें कौन से यूज करने हैं और कौन से जो रिसर्च रिपोर्ट है उनके अंदर फॉलोइंग कौन से सेक्शंस के अंदर आएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये जो भी रिजल्ट्स है प्री टेस्टिंग को लेकर हम कहाँ पे यूज करते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी में। इंट्रोडक्शन के अंदर आप जानते हैं रिसर्च कहाँ से स्टार्ट होता है गाइस, आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। हम किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। रिजल्ट्स हमें सबसे लास्ट के अंदर मिलता है। देन है कंक्लूजन्स एंड मैनेजरियल इम्प्लीकेशन, जब भी हमारा रिसर्च रेडी हो जाता है तो उससे कुछ कंक्लूजन निकलता है जो कि जनरल पब्लिक पे अप्लाई होता है और उसकी हम इम्प्लीकेशंस करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए और बी का क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, पहले मैगी खाने से पहले और उसके बाद तो क्या कर रहे हैं, प्री टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, रिसर्च मेथडोलॉजी। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, रिसर्च मेथडोलॉजी इज द स्पेसिफिक प्रोसीजर्स और टेक्निक्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई, सेलेक्ट, प्रोसेस एंड एनालिसिस इंफॉर्मेशन अबाउट ए टॉपिक। रिसर्च मैथोलॉजी क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर बताती है हमें, टेक्निक कैसे यूज करनी है, आइडेंटिफाई करते हैं हम, प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। ओके गाइस, देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Which of the following research methods is useful in study on measuring the active life of periodicals? ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस गिवन है। क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा मेथड है जो हम यूज करते हैं मीजरिंग लाइफ ऑफ रिसर्च की, जो एक्टिव लाइफ है उनके पीरियोडिकल्स की, कितने टाइम बाद उनको एक्टिव हुआ है। दैट मीन्स इसका मीनिंग हम समझते हैं कि बेसिकली होता है, ये मीनिंग क्या है, क्योंकि आप सर्वे के अंदर ऐसा कहीं नहीं होता, इंटरव्यू के अंदर भी नहीं होता, केस स्टडी के अंदर। तो सबसे पहले सर्वे देखते हैं, सर्वे क्या होता है। देखिएगा इस सर्वे क्या होता है, हम बहुत सारे लोगों से जाके कुछ क्वेश्चन आस्क करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि हमने कुछ सर्वे किया है। जैसे कि हमारे जो पॉपुलेशन कलेक्ट होती है, जो कि जैसे जनगणना जिसे हम बोलते हैं, तो उसके अंदर हमसे सर्वे किया जाता है एक तरीके से। कोई भी जैसे पशु गणना है, जनगणना है, तो एक तरीके से क्या किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है। देन आपका आता है इंटरव्यू। गाइस इंटरव्यू के अंदर भी वही क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है सर्वे और इंटरव्यू के अंदर, ये समझने की कोशिश करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कई बार आपको डिफरेंस के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस क्या है, पर्टिकुलर अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड बेसिक रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सर्वे, इंटरव्यू, केस स्टडी। तो आपको जो डिफरेंस है वो समझना बहुत जरूरी है। गाइस कंसेप्ट को स्टडी करिए, आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, हाउ टू गेट मार्क्स, जहाँ पे हर कोई बता सकता है कि हाँ ठीक है इतने मार्क्स से है। बट गाइज जब तक आप कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे आपके मार्क्स आना इम्पॉसिबल है। तो प्लीज गाइज फोकस ऑन कंसेप्ट। वापस एक बार क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है सर्वे, फिर आते हैं इंटरव्यू। सर्वे हमने डिस्कस कर लिया था। इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, जैसे कि हम जनरली किसी कंपनी के अंदर जाते हैं, हम किसी कॉलेज के अंदर जाते हैं, तो हमारा इंटरव्यू होता है, या फिर हम कहीं जैसे एंट्रेंस के अंदर हमने कोई एग्जाम दिया है पीएचडी के बाद, तो एक तरीके से हमारा इंटरव्यू हो रहा है। तो क्या होता है उसके अंदर क्वेश्चन वहां भी पूछे जाते हैं, लेकिन क्या है वहां पे हमसे जो क्वेश्चन है थोड़े लॉन्ग वे में पूछे जाते हैं। सर्वे के अंदर जनरली कुछ नंबर आस्क कर लिए जाते हैं, या यस या नो के फैक्टर हमसे पूछे जाते हैं, या एक दो लाइन का कुछ हो सकता है मैक्स टू मैक्स। इंटरव्यू के अंदर क्या है, हमारे नॉलेज को चेक किया जाता है, या फिर हमसे मिनिमम अच्छे से एकदम लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन है केस स्टडी। तो केस स्टडी क्या है गाइज, केस स्टडी के अंदर क्या होता है, जहां इंटरव्यू के अंदर थोड़े सर्वे के कंपैरिजन में लॉन्ग आंसर्स पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस डिबेट के पूछे जाते हैं, केस स्टडी के अंदर और भी ज्यादा डीप वे के अंदर उन्हें क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। दैट मीन्स और भी ज्यादा डीप वे के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या पर्टिकुलर आप किसी के बारे में स्टडी करेंगे केस स्टडी के अंदर, किसी इंडिविजुअल के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में क्या करेंगे केस स्टडी के अंदर। तो सर्वे, इंटरव्यू और केस स्टडी के अंदर डिफरेंस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक बार वापस बोल दे, सर्वे के अंदर थोड़ा जो आपके क्वेश्चंस हैं वो फॉर्मेट उनका कम होता है, दैट मीन्स आपके यस नो या कुछ ऐसे फॉर्मेट में। इंटरव्यू के अंदर थोड़े और डीप हो जाते हैं आपके आंसर्स और क्वेश्चन, और केस स्टडी के अंदर जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा डीप होते हैं कंपेरिजन टू आपके सर्वे एंड इंटरव्यू। यही बेसिक डिफरेंस है इन तीनों के अंदर। फिर आता है साइटेशन एनालिसिस। तो गाइस साइटेशन क्या होता है, सबसे पहले साइटेशन क्या होता है, जब भी हम हमारा रिसर्च बनाते हैं, रिसर्च हम कंडक्ट करते हैं, तो ऑलरेडी उस पर जो भी रिसर्च हो रखी है उनका सबसे पहले जो भी हम रिव्यू लेते हैं, और किसी का रिसर्च पेपर का है, किसी के रिसर्च आर्टिकल का, किसी की थीसिस का हम कुछ यूज कर रहे हैं, कुछ भी हम फिनोमिना, कुछ भी उसकी टर्म, कुछ भी हम उसका, तो हम उसे क्या करते हैं क्रेडिट देते हैं, एक एक्नॉलेजमेंट देते हैं जिसने पहले रिसर्च करी है उसको। तो ये क्या है, इसे क्या कहते हैं साइटेशन। क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा मेथड है जो यूजफुल, जो मदद करता है हमारी एक्टिव लाइफ ऑफ पीरियोडिकल्स की, कितने टाइम में आपकी जो रिसर्च है एक्टिव लाइफ के रूप में आई है। तो देखते हैं इसका आंसर होगा गाइस साइटेशन एनालिसिस, बिकॉज सर्वे, इंटरव्यू, केस स्टडी यहाँ कोई मैचिंग नहीं कर रहा। एलिमिनेशन के थ्रू भी आप इसे कर सकते हैं, बट एक बार देख लेते हैं कि साइटेशन एनालिसिस क्या होता है एग्जैक्टली। तो देखते हैं, citation analysis involves counting of the number of citations to a particular paper for a period of years after its publication। तो citation analysis क्या होता है, जो हमने पेपर पब्लिश किया है उसके बाद वो कितने लोगों ने उसको साइटेशन किया, मतलब कितने लोगों ने हमारा जो रिसर्च है वो यूज किया है, कुछ उसका जो पार्ट है, कुछ उसके जो टर्म्स है वो अपने रिसर्च के अंदर कितने अदर पर्सन ने यूज करी, उसे क्या बोलते हैं साइटेशन एनालिसिस। तो ये जो काउंटिंग करते हैं हम नंबर्स की पर्टिकुलर पेपर के लिए कितने सालों में, तो एक तरीके से क्या होगा, ये पीरियोडिकल्स है, कितने समय के बाद हम उसे यूज कर रहे हैं। और देख लेते हैं गाइस, आंसर तो हमें यहाँ से पता चल ही गया, बिकॉज ये क्या बोल रहा है, साइटेशन एनालिसिस इन्वॉल्व काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ साइटेशंस टू पर्टिकुलर पेपर फॉर ए पीरियड ऑफ ईयर्स आफ्टर इट्स पब्लिकेशन। देन देखते हैं, citation analysis is the examination of the impact and assumed quality of an article, an author or an institution based on the number of times work or authors have been cited by others। तो ये क्या बोल रहा है, हम एग्जामिन करते हैं कि जो ऑथर है उसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जितना ज्यादा आपका रिसर्च पेपर या थीसिस वो साइट किया जाएगा दूसरों के द्वारा, दूसरे रिसर्चर आपका यूज लेंगे, तो उतनी ज्यादा आपका जो रिसर्चर है वो हाई क्वालिटी का होगा।
देन देखते हैं इसको यूज क्यों करते हैं, टू फाइंड आउट हाउ मच इम्पैक्ट ए पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैज हैड बाय शोइंग विच ऑथर्स बेस सम वर्क अपॉन इट और साइटेड इट एज एन एग्जाम्पल विद इन देयर ओन पेपर्स। हम ये देखना चाहते हैं कि कितना इम्पैक्ट है साथ पर्टिकुलर आपके जो आपने आर्टिकल रिप्रेजेंट किया है उसका कितने लोग यूज़ करते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले रिसर्चर्स के लिए। फिर ये भी देखना चाहते हैं कि आपका जो टॉपिक है वो कितना अच्छा है, कितने लोगों ने आपका जो टॉपिक है साइट किया या रीड किया। देन देखते हैं हम ये भी देखते हैं कि पर्टिकुलर इम्पैक्ट क्या है ऑथर के, जो कि लुकिंग करते हैं हमारे कि नंबर ऑफ टाइम्स उनका जो रिसर्च है वो कितने लोगों ने यूज किया और कितने लोगों ने उसको साइट किया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, साइटेशन एनालिसिस क्या है गाइज, साइटेशन एनालिसिस है हमारा इन्वॉल्व करता है नंबर ऑफ साइटेशन टू ए पर्टिकुलर पेपर फॉर ए पीरियड ऑफ ईयर आफ्टर इट्स पब्लिकेशन। हमने क्या देखा कि पर्टिकुलर पब्लिकेशन होने के बाद हमारे रिसर्च पेपर का कितने लोगों ने कितने साल के अंदर उसको कितनी बार यूज किया। तो क्या किया, एक हमने देखा कि हमारे जो रिसर्च है कितनी एक्टिव लाइफ है, मतलब कितना बार बार उसको लोग उठा के यूज कर रहे हैं। यदि हम जनरल वे में इसके अंदर समझे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, सिंपली ऑप्शन नंबर 2। जनरली हम इसे देखें कि एक तरीके से हम रिसर्च करके हमने रख दिया, आपने कुछ ऐसा रिसर्च कर दिया जो यूज ही नहीं आ रहा, तो मतलब वो सोसाइटी का यूज में नहीं है, जो आने वाले रिसर्चर्स हैं वो उसका यूज ही नहीं। तो एक तरीके से क्या है, आपका जो रिसर्च है क्या है, पैसिव है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे रिसर्च की कितने समय बाद, कितने समय तक या कितने टाइम तक उसकी एक्टिव लाइफ हो सकी है, कितने पीरियड्स में, तो किसके अंदर देखा जाता है, ये साइटेशन एनालिसिस के अंदर। देन देखते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, to acquire knowledge on practical application of the theoretical base already built up which is expected to solve a critical problem is called। कुछ भी नॉलेज एक्वायर करने के लिए, एक्वायर करके उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना और कोई थ्योरी जो कि ऑलरेडी थ्योरी बिल्ट है उससे कुछ एप्लीकेशन करके कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, ऐसा कौन से रिसर्च के अंदर होता है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये गाइज ये क्वेश्चन जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, देखिए पहले सिंपली ऐसा रहता था कि व्हाट इज अप्लाइड रिसर्च एंड दैट इज, तो ये सब क्या है उसके अंदर क्या होता था ये, लेकिन अब क्या है यूजीसी का जो पैटर्न है, एनटी का जो पैटर्न है वो बहुत चेंज हो गया है। आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइज, जिनको आप रियल लाइफ में एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो गाइज आप प्लीज कंसेप्ट पे फोकस करिएगा, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लीज गाइज डू शेयर आवर वीडियो। वापस क्वेश्चन पे आते हैं, टू एक्वायर नॉलेज ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो हम क्या देख रहे हैं कि नॉलेज एक्वायर करके पर्टिकुलर थ्योरी जो ऑलरेडी बिल्ट है उससे हम एप्लीकेशन, जो हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको यूज कर रहे हैं किसी भी क्रिटिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में। तो एप्लीकेशन जहाँ पे वर्ड आ रहा है, आई थिंक आपको नेम से ही क्लियर होगा कि कौन से रिसर्च होगी, हमारी अप्लाइड रिसर्च। फिर भी हम यहाँ पे एक बार बेसिक, एक्सपेरिमेंटल, अप्लाइड और हिस्टोरिकल रिसर्च को एक बार देख लेते हैं, बिकॉज हमने पहले ही बोला था कि हमारे जो भी क्वेश्चंस हो गए उनके अंदर हम साथ में ऑप्शन डिस्कस करेंगे, जिससे ये नहीं कि आपने केवल क्वेश्चन का रेक्टिफिकेशन मारा कि ठीक है ये हो गया। हमें पूरे जो भी कंसेप्ट है वो समझ आना चाहिए। तो साथ में आपने आई थिंक यहाँ पे 20 कंसेप्ट सीखने को मिले होंगे आपको, 20 नहीं तो 15 to 20 आपने कंसेप्ट सीखे होंगे गाइस। तो एक बार देखते हैं व्हाट इज बेसिक रिसर्च। यूज्ड फॉर जनरलाइजिंग एंड मेक एडिशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस। ये किस लिए यूज होता है कि व्हाट इज, हम जो भी, जैसे कि ये क्या यूज होता है, जनरलाइज करने या कुछ भी एडिशन करने पर्टिकुलर जो ऑलरेडी डेवलप है, ऑलरेडी नॉलेज बेस है, उसके लिए यूज होता है। इसका और क्या यूज है कि कुछ पूल ऑफ नॉलेज हम बढ़ाने के लिए, हमारी जो नॉलेज है उसके लिए भी इसको यूज करते हैं। जैसे कि हम कुछ भी रिसर्च पर्टिकुलर देखते हैं कि ये क्या है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी के अंदर हम कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, तो इसका मतलब है लॉ ऑफ ग्रेविटी का एग्जाम्पल है, उसके बारे में कुछ हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वो क्या है, बेसिक रिसर्च का पार्ट है। देन देखते हैं गाइज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है। हमने कल भी देखा था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक एग्जांपल आया था हमारे पास, इफेक्ट देखा था हमने जहाँ पे। तो बेसिक एग्जांपल तो गाइज ये चलता है एक्सपेरिमेंटल में कि कॉज एंड इफेक्ट जहाँ पे हमको पूछ रहा है वो क्या, वो किसे बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और देखते हैं और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर क्या होता है, हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, जहाँ पे रिसर्चर क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है एक वेरिएबल को। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द स्टडी दैट स्ट्रिक्टली adheres to a scientific research design. It includes a hypothesis, a variable that can be manipulated by a researcher, and variables that can be measured, calculated and compared. जब भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रिसर्चर कुछ क्या देखना चाहता है कि क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। देन है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या है,
इज डिफाइंड एज ए रिसर्च विच इज यूज टू आंसर ए स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो यहीं पे आई थिंक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि क्रिटिकल प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। इसके अंदर क्या है, अप्लाइड रिसर्च क्या किस लिए यूज किया जाता है, यूज टू आंसर ए स्पेसिफिक क्वेश्चन, एग्जामिन ए स्पेसिफिक सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेज एंड इट्स अल्टीमेट गोल इज टू रिलेटिंग द रिजल्ट्स टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन। दैट इज अप्लाइड रिसर्च यूज द डाटा डायरेक्टली फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। हमारी जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर जो भी किसी ऑलरेडी थ्योरी बिल्ट है उसकी कुछ एप्लीकेशन करके जो भी हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए वो जो रिसर्च की जाती है उसे क्या बोलते हैं, अप्लाइड रिसर्च। क्या है, रिसर्च विच स्टडीज द रिलेशनशिप एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ थ्योरीज ऑफ प्रिंसिपल्स टू द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। देखिए इस लाइन के अंदर आई थिंक समरी आ गई है कि रिसर्च जो स्टडी करते हैं रिलेशनशिप और एप्लीकेबल मतलब अप्लाई करते हैं हम थ्योरी जो कि ऑलरेडी बिल्ड है हमारी उस, और किसके लिए यूज करते हैं हम, किसी भी चीज के सॉल्यूशन के लिए प्रॉब्लम का। देन है हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च नेम से ही क्लियर होगा गाइज आपको, ये क्या स्टडी करते हैं हम इसके अंदर, पास्ट इवेंट्स हमारे कौन कौन से हैं जिसके अंदर हम इंटरप्रिटेट करते हैं कि उनके फैक्ट्स क्या हैं और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, कॉज ऑफ इवेंट्स एंड देयर इफेक्ट इन प्रेजेंट इवेंट्स। तो आई होप सो गाइज आपको जो चारों मेथड है रिसर्च के वो क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से मेथड है हमारे रिसर्च के इंपॉर्टेंट। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारा कि क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमें कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके जो कि थ्योरी ऑलरेडी बिल्ड है उसको बेस बना के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर 3 इज अप्लाइड रिसर्च। आई होप सो गाइज आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है गाइज तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और यदि आप चाहते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड हम पर्टिकुलर वन टॉपिक सिलेबस कंप्लीट कराएं, जैसे कि हमने पीपल डेवलपमेंट और टीचिंग का भी हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है, तो प्लीज़ गाइज आप कमेंट कीजिए, बिकॉज जब तक हमारे पास कुछ 1-2 कमेंट्स नहीं आएंगे तब तक हम वो वाली सीरीज स्टार्ट नहीं करेंगे। और यदि आपको MCQ सीरीज चाहिए कंटिन्यू तो आप MCQ के लिए हमें कमेंट करें और PDF के लिए गाइस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। बट गाइस शेयर भी करें वीडियोज़ को, बिकॉज जब तक आप शेयर नहीं करेंगे इससे हमें मोटिवेशन नहीं मिलता, बिकॉज हम इतनी मेहनत करके इन वीडियोज़ को बनाते हैं। तो प्लीज़ गाइस डू शेयर, डू लाइक एंड डू कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बोलें, शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। और एक बात और, यदि कोई सजेशन देना चाहे, आपको कोई कमी लग रही हो वीडियो के अंदर तो प्लीज़ गाइस वो भी ज़रूर दें जिससे कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।